बता दें कि 453 सीटों के लिए रुझान जो है आपको लगातार बता रहे हैं। गांधीनगर से जहां पर अमित शाह आगे चल रहे हैं, तो वहीं नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं और करनाल से मनोहर लाल पीछे चल रहे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान आगे चल रहे हैं। ये लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि करनाल से मनोहर लाल पीछे चल रहे हैं। करनाल से मनोहर लाल पीछे है, उनके सामने एक युवा प्रत्याशी आपको बता दें कि विपक्ष ने खड़ा किया। हाजीपुर से चिराग पासवान आगे है। इसके साथ ही ये शुरुआती रुझान आपको लगातार बता रहे हैं। गया से जितिन राम मांझी आगे चल रहे हैं। 543 सीटें हैं, काफी अहम दिन, और ऐसे में भटिंडा से हरसिमरत कौर आगे चल रही है। लगातार आपको अपडेटेड जो जानकारी है वो दे रहे हैं। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल पीछे चल रहे हैं और आपको बता दें कि 543 सीटें हैं और आज ये फाइनल राउंड है। नॉर्थ दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रही हैं, उनके सामने कन्हैया कुमार। आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं और ऐसे में ये टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां पर नॉर्थ दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर है। अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। इसी के साथ हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। तो तमाम बड़े चेहरे, पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझान, और वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और इसी के साथ 453 सीटों के रुझान सामने आए हैं और उन रुझानों के हिसाब से कौन सा कैंडिडेट किस सीट से आगे, ये हम आपको बता रहे हैं। गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं और इसी के साथ अगर बात करें एक और महत्वपूर्ण सीट करनाल की, तो मनोहर लाल फिलहाल पीछे चल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है वो। हाजीपुर से चिराग पासवान आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। और इसी के साथ साथ गया से जितिन राम मांझी आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है शुरुआती रुझानों में। भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल आगे चल रही हैं, तो लगातार बढ़त बनाए हुई है वो भी। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं चांदनी चौक सीट पर। तो नॉर्थ दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं और लगातार हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। और इस बीच उनके लिए अच्छी खबर भी है कि शुरुआती रुझान में वो आगे चल रहे हैं। तो नॉर्थ दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी मैदान में है, उनके खिलाफ अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही है। बेहद ही खास सीट ये भी लगातार बनी हुई है। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और बड़ा मुकाबला और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे शुरुआती रुझान जो इशारा कर रहे हैं, उसमें लगातार बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कई सीटों पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल उन्नति, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए शुरुआती पूरी तरह से छाया हुआ है, वो आ चुके हैं। जिसके नाम को लेकर विश्वसनीयता है, सिर्फ लोकप्रियता नहीं। तो मुझे लगता है लोग इस बार अपने लिए, अपने घरों के लिए वोट देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी का परिवार है पूरा ये भारतवर्ष, और हम सब लोगों को मिलकर एक समृद्ध और विकसित भारत की तरफ आगे जाना है और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है, और पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि बहुत ही अच्छे नतीजे होंगे। देखिए, समा बांधने की कोशिश हो रही है, अभी से माहौल बनाया जा रहा है। वो जानते हैं कि महफिल में होना क्या है, लेकिन अभी से एक उनका एक रुदाली गैंग है, वो आ जाता है। और वो देश के जो संवैधानिक हमारे संस्थाएं हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो हमारी जमहूरियत से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, जो सालों साल जिनको लोग आजमा चुके हैं, पूरी दुनिया जिस पर नाज करती है और देखती है किस तरह से भारत की सबसे बड़ी पंचायत इसको माना जाए, ये जो सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, जश्न जमहूरियत है, जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है कि किस तरह से यहाँ पे होता है। अब उसी पर वो चुनाव चिन्ह लगा रहे हैं, चुनाव को लेकर एक चिन्ह लगा रहे हैं, एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि जनता जनार्दन है
और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ ये काउंटिंग हो रही है और नतीजे बहुत अच्छे हैं। जो जीते जो हारे, मुझे लगता है ये जनता जनार्दन तय करती है और उसका फैसला हम बहुत ही विनम्रता से उसको हम मानते हैं और वो फैसला हमारे सर आंखों पर है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को उम्मीद है और हम लोग जानते भी हैं, क्योंकि काम बोलता है, नाम बोलता है। और जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 10 साल का, विकास को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, सुशासन को लेकर, डिलीवरी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, और जो प्रतिबद्धता है कि गरीबों के लिए ज़िंदगी बेहतर हो, मध्यम वर्ग के लिए ज़िंदगी और आसान हो, देश आगे अग्रसर हो, प्रगति की तरफ, समृद्धि की तरफ, मुझे लगता है पूरी तरह से लोग इसी के लिए वोट देंगे और ये बहुत ही अच्छा दिन होगा, बहुत ही शुभ और सबका मंगल होगा आज के मंगल के दिन। और बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि लगातार शुरुआती रुझान आ रहे हैं, ऐसे में जनता बिल्कुल जनार्दन होती है और जनता का क्या कुछ फैसला रहेगा ये अब से कुछ ही देर में दोपहर तक ये तस्वीर सामने हो जाएगी। तस्वीर देखिए, आपको टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर मतगणना स्थल की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर मतगणना लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी यहां पर ना हो, किसी तरह की कोई चूक ना सामने आए। देखिए, पूरी तरीके से जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से भी पूरी तैयारियां यहां पर की गई कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत यहां पर ना हो। और ये देखिए, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस के लिए कंट्रोल रूम भी यहां पर बनाए गए हैं। इसके साथ ही गर्मी से निपटने के भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अपनी ओर से पूरी कोशिश यहां पर कर रही है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और यहां पर अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज फाइनल राउंड है और इस फाइनल राउंड को देखते हुए सभी पार्टियों की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें या चुनाव आयोग की बात करें, सभी अपने अपने लेवल पर तैयारी सभी ने की है, सभी सतर्क नजर आ रहे हैं। और ऐसे में लखनऊ से हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई और ये देखिए तस्वीरें लगातार, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और ऐसे में सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर किए गए हैं। किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करके ट्रैफिक व्यवस्था को भी यहाँ पर सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस जो है वो अपना काम बखूबी करती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार। तो देखिए 2024 का जनादेश क्या कहता है, लगातार इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और इस बीच राजनीतिक दलों के दिग्गज और जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको रूबरू कराती हूं, हमारे साथ जोत सिंह बिष्ट जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है वो। जोत सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ गणेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। गणेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर महेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शुरुआत करती हूँ गणेश पाठक जी आपके साथ, क्योंकि शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं, एनडीए जो है लगातार बढ़त का बनाए हुए है। हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन जो तस्वीर हम लोगों ने एग्जिट पोल में भी देखी, हालांकि वो एग्जैक्ट में बदलती है कि नहीं, सबकी निगाहें इस पर रहेंगी। लेकिन उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? कौन कौन सी सीटों पर आपको लगता है कि क्लीन स्वीप हो जाएगा और कौन सी सीटों पर पेच फंस सकता है एनडीए का खास तौर से? देखिए, जो शुरुआती रुझान है जी, उन रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। और ये अभी शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट की मतगणना हो रही है और उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीर साफ होगी। क्योंकि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी जीत निश्चित है या ये हारने ही जा रहा है, लेकिन दिख रहा है कि पोस्टल बैलेट में कई राज्यों में कांटे का मुकाबला दिख रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और वहां पे गुड गवर्नेंस की भाजपा बहुत बड़ी बात करती रही है और भाजपा को वहां से उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा विश्वास भी है। लेकिन वहां पे अभी तक पोस्टल बैलेट में बिल्कुल एक तरह से नेक टू नेक फाइट की तस्वीर हमारे सामने में दिख रही है। और उत्तराखंड में भी अगर आप देखेंगे, हिमाचल में देखेंगे और इधर गुजरात में देखेंगे, उधर असम में देखेंगे, जो हमें अभी तक दिख रहा है, त्रिपुरा, केरल, कई राज्य हैं जहां पे हमें एक अच्छी फाइट दिख रही है। पंजाब में भी ठीक फाइट दिख रही है, हरियाणा में भी पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के पोस्टल बैलेट में पीछे चल रहे हैं। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, इस शुरुआती के बहुत ज्यादा ट्रेंड बदलेगा और जैसे ही आप पोस्टल बैलेट से अगर जब आप जाएंगे, जब एक्चुअल मतों की गिनती होनी शुरू हो जाएगी तो एक तस्वीर, बिल्कुल मुकम्मल तस्वीर आपके सामने में आएगी। उत्तराखंड के अभी अगर हम जब बात करें तो उत्तराखंड में केवल एक सीट पर अभी अनिल बलूनी जी पौड़ी से आगे दिख रहे हैं पोस्टल बैलेट में।
जो वहां पे भी लग रहा है, उत्तराखंड में भी जो पोस्टल बैलेट है उसमें भी फाइट जो है नेक टू नेक फाइट है। देखिए कि ये अभी शुरुआती रुझान है, हम बार बार दोहरा रहे हैं कि अभी शुरुआती रुझान है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, धूप ज्यादा चढ़ेगी, जून का महीना है, प्रचंड गर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे रुझान भी थोड़े बहुत ठीक होने लगेंगे और देर करीब 4 साढ़े 4 बजे हमारे हिसाब से तस्वीर साफ आएगी। लेकिन इस चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे, कौन से मुद्दे हावी नहीं रहे, किसने ज्यादा प्रभावित किया, किसने ज्यादा प्रभावित किया, ये भी हम दिन के दोपहर के बाद अगर हम इस पर विचार मंथन करेंगे तो हमें ज्यादा दिखेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि एक तरफा मुकाबला नहीं है, पोस्टल बैलेट में कम से कम एक तरफा मुकाबला नहीं है। देखिए ये पोस्टल बैलेट जो है ये ज्यादातर कर्मचारियों के हैं और कर्मचारियों का जो रुझान है वो ज्यादातर देखा जाता है कि सत्ता के खिलाफ जाता है और कर्मचारी, इससे लग रहा है कि एनडीए से कर्मचारियों का एक वर्ग ज्यादा खुश नहीं है। ये एक एनडीए के लिए बड़ी बात है और ये हो सकता है कि इसमें पुरानी ओल्ड पेंशन का भी इश्यू हो, कई चीजें इसमें दिख रही हूँ, लेकिन ये देखने की बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी तो शुरुआती रुझान है और ऐसे में जो तस्वीर है वो दोपहर तक साफ हो पाएगी। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर महेंद्र सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, क्योंकि देखिए शुरुआती रुझान आ चुके हैं, वो आपके हमारे और जनता के सामने है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 7 चरणों का ये पूरा चुनाव था और अब आज फाइनल राउंड है। किस तरीके से विश्लेषण करना चाहेंगे? देखिए इन शुरुआती रुझानों से, हालांकि अभी पोस्टल बैलेट है, एक चीज तो साफ हो गई है कि जो एग्जिट पोल अभी तक आए थे और बड़े बड़े चैनल्स जो एक तरफा जीत एनडीए की दिखा रहे थे, उसमें ये लगता है कि अब थोड़ा सा जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं भी ये कहना चाहूंगा कि लगभग 2-3 घंटे बाद स्थिति ज्यादा क्लियर हो पाएगी। लेकिन इन रुझानों में एक चीज क्लियर है जो विपक्ष के लिए मैं समझता हूं कि एक सबक भी है कि अगर वो बिना तैयारी के, क्योंकि वो चुनाव से 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले उनका गठबंधन बना और उसके बाद इतनी फाइट दे सकते हैं, तो अगर वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरह या एनडीए की तरह अपना फुल टाइम अगर वो तैयारी करते इलेक्शन की, तो हो सकता है कि ये परिणाम या ये रुझान कुछ अलग आते, कुछ और ज्यादा इसमें फाइट देखने को मिलती। अगर इन रुझानों में जो सत्तासीन जो दल है या एनडीए अगर हम कहें, उनमें और इंडिया गठबंधन में आधा आधा का भी मुकाबला हो रहा है कि वो 270 के लगभग रुझान जो है वो दिख रहे हैं और 197 इंडिया में है। इंडिया गठबंधन के पास जो है अभी तक बढ़त है। तो अगर ये पूरी तैयारी के साथ जो है चुनाव मैदान में जाते तो इसमें बहुत ज्यादा बदलाव या बहुत ज्यादा जो ये अंतर है ये और कम हो सकता था। तो मेरी तो यही मानना है कि विपक्ष अगर पूरी तैयारी से लड़ता और थोड़ा समय उसको तैयारी का वो अपने आप को देता तो ये रुझान और बदलाव हो सकते थे। अभी तक यही संकेत मिल रहे हैं कि जो जनादेश है वो पूरी तरह से वो एनडीए से खुश नहीं है, चाहे वो पोस्टल बैलेट, क्योंकि जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता जो है उन्होंने भी कहा कि ये सरकारी कर्मचारियों के होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के होते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा खुश नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर विपक्ष की तैयारी बहुत मजबूत होती और समय से शुरू हो जाती तो ये अंतर और कम देखने को मिलता। ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल, कांटे की टक्कर होती, वाकई आपने ये सही इशारा किया है डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। जोत सिंह जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए शुरुआती रुझान है जो कि आपके पक्ष में है, लेकिन कांटे की टक्कर मिल रही है। करनाल सीट पर खासतौर से पेच फंसा हुआ है, मनोहर सिंह पीछे चल रहे हैं। देखिए आपने जो अभी बात कही, अभी मेरे दोनों जो विद्वान मित्र उन्होंने जो बात कही, मैं उसमें केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर हमारी जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारा जो लोकतंत्र का सिद्धांत है, लोकतंत्र का जो तरीका है कि सरकार चुनने का, उसमें एक इतिहास इस बार का चुनाव रचने जा रहा है कि तीसरी बार लगातार एक व्यक्ति गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए देश की जनता ने ये रुझान दिया है और उन्होंने देश को एक मजबूत नेता के हाथ में सौंपने का निर्णय लिया है। ये ठीक बात है कि रुझान शुरुआती हैं, सीटें कौन कितनी जीतेगा, लेकिन ये तो तय है, ये रुझान कहें या एग्जिट पोल के रुझान कहें या पूरे देश में चुनाव के समय जो वातावरण रहे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सशक्त हाथों में देश की जनता ने अगले 5 साल के लिए बागडोर सौंपने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी
के जो काम है उस पर मोहर लगाने का काम किया, जो प्रधानमंत्री की नीतियां हैं उस पर मोहर लगाने का काम किया। 5 सीटों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में है। मैं अभी सुन रहा था कि शुरुआती दौर में पौड़ी में अनिल बलूनी जी आगे हैं, हमारे साथी कह रहे थे पौड़ी को सबसे टक्कर की सीट बताया जा रहा था, हरिद्वार को सबसे टक्कर की सीट बताया जा रहा, और इन 2 सीटों के रुझान में हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे हैं तो पौड़ी में अनिल बलूनी आगे हैं। ये इस बात के संकेत देते हैं कि हम उत्तराखंड की 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। और अगर बाकी राज्यों की बात करें तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि देश के अंदर पिछली बार भाजपा को अकेले 303 सीटें मिली थी और एनडीए गठबंधन को 353 सीटें मिली थी। इस बार जो 400 सीट का हमने नारा दिया, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी जनता ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अपने लिए लक्ष्य तय किया कि हम अपनी सरकार के कामकाज के दम पर इस बार 400 से अधिक सीटें एनडीए गठबंधन के रूप में लाएंगे और 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लाएगी। तो जो पार्टी इस तरह से अपने पर विश्वास करके, अपने काम पर विश्वास करके अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करती है तो उसकी जीत भी सुनिश्चित होती है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम भी करती है। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे इंडी गठबंधन के साथी हैं, उन्होंने जिस तरह से अभी हमारे मित्र ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि उन्होंने लेट से फैसला लिया, उनमें आपस में झगड़े होते हुए जब गठबंधन बन गया उसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ, पंजाब में क्या फैसला हुआ, तो ये सारी चीजें उनके अंदर जो बिखराव है, उनके तो आपसी झगड़े हैं, उसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। वो ठीकरा किस पर फोड़े वो अलग बात। ठीक है ज्योत सिंह जी, गणेश पाठक जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए डॉक्टर महेंद्र सिंह ने अभी कहा कि जो विपक्ष है उसकी भूमिका कुछ खास देखने को नहीं मिली इन चुनाव में, जो तैयारी है विपक्ष की वो पूरी नहीं हुई। अगर विपक्ष थोड़ी और तैयारी करता, मजबूती के साथ तैयारी कर अगर मैदान में उतरता तो शायद नतीजे कुछ और होते या फिर विपक्ष के पक्ष में ये चुनाव हो सकता था। इस पर कितने सहमत हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। देखिए विपक्ष का जो है, बीजेपी को अगर हम देखें, इसके इस सवाल के जवाब में अगर हम भाजपा को अगर देखें तो भाजपा ये लोकसभा के चुनाव के बाद जो राज्यों के चुनाव उनके लिए तैयारी शुरू कर देती है, यानी कि रिजल्ट आने के बाद वो नेक्स्ट चुनाव। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय आगे चल रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और वीवीआईपी सीट है वाराणसी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से लड़ रहे हैं। वाराणसी से हालांकि पीछे चल रहे हैं वो कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय, बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान में ये बड़ा झटका एनडीए के लिए समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से पीछे हुए हैं तो कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय आगे चल रहे हैं। हालांकि कई राउंड की गिनती अभी बाकी है और शुरुआती रुझानों के हिसाब से ये तस्वीर सामने आई है कि वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पीछे हैं कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय से। बिल्कुल, क्योंकि देखिए शुरुआती रुझान है, लेकिन ये बड़ी खबर मानी जा सकती है बीजेपी के लिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे चल रही हैं। शुरुआती रुझान में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से पीछे चल रही हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इलेक्शन से जुड़ी हुई। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि देखिए वाराणसी सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही है। और ऐसे में हालांकि अभी पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, अभी ये शुरुआती रुझान आपको दे रहे हैं, लेकिन इन शुरुआती रुझानों में ये सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं। यानी कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वाराणसी सीट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इलेक्शन से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका भी यहाँ पर माना जा सकता है। हालांकि देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी जो तस्वीर है वो दोपहर तक साफ हो पाएगी कि आखिर कहां पर कौन सा उम्मीदवार जीता है, कौन सा प्रत्याशी जीत का ताज पहनता है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय आगे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से पीछे चल रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि लगातार देखिए वाराणसी सीट जो है वो वीवीआईपी सीट यहां पर मानी जा रही थी पूरे चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। और ऐसे में इस तरीके की खबर आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो सकती है बीजेपी के लिए। और देखिए कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे चल रहे हैं और भी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं, टीवी स्क्रीन पर भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस चुनाव में बड़े चेहरे हैं।
2024 का ये चुनाव और कितने दिग्गज चुनावी मैदान में है। गणेश पाठक जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? और इसी बीच बड़ी खबर भी हमने हमारे दर्शकों को बताई कि वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं और जो कांग्रेस उम्मीदवार है वो आगे चल रही है। इसको लेकर भी क्या कुछ कहेंगे? आएगा वो करीब आपका 9:30 बजे के बाद आएगा। जो रुझान हमारे पास खबर है वो ये पोस्टल बैलेट में अगर प्रधानमंत्री अगर पीछे आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी खबर है और भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर हम इस चीज को अगर पुराना जो अभी आपका सवाल था अगर उसके साथ अगर हम जोड़ के देखें तो निश्चित तौर पर अगर विपक्ष ने ये गठबंधन पहले बना लिया होता और बनाने के बाद विपक्ष अगर एक राय होता और एक राय से एक मत से और पूरी ताकत के साथ अगर चुनाव मैदान में अगर विपक्ष जाता तो देखिए कि जो इशू थे, जो देश के जो बड़े इशू थे, महंगाई का इशू था, बेरोजगारी का इशू था, जो बड़े इशू थे उन इशू पर भाजपा को घेरा जा सकता था। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर तय है। अभी भी आप देखें कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 279 पर भाजपा है और 213 पर जो है इंडिया गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन आगे चला गया है और भाजपा बिल्कुल वहां पर नेक टू नेक फाइट हो रही है। जो एक बड़ा राज्य है जहां पर बिल्कुल एक अगर पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अगर हम कोई दूसरा अगर चेहरा प्रधानमंत्री का देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। तो देखिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मतलब चाहे पोस्टल बैलेट क्यों न हो लेकिन इसमें अगर कोई अगर पीछे अगर जा रहा है तो ये बड़ी बात है। ओम बिरला भी पीछे जा रहे हैं। जो हमारे पास ताजा अपडेट है उसको ओम बिरला भी पीछे जा रहे हैं। तो देखिए कि अगर बढ़िया तरीके से अगर चुनाव लड़ा जाता और एक राय होकर अगर चुनाव लड़ा जाता तो ये चुनाव में बिल्कुल मुकाबला बढ़िया होता। निश्चित तौर पर बढ़िया मुकाबला होता क्योंकि हालांकि शुरुआती रुझान है और ये रुझान अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे 2-2:30 बजेगा और उसके बाद तो एक तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस लोकतंत्र में कहीं पर भी कोई किसी को हराया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल मिथक है। ये भारत में कई बार हुआ है कि आप हारते रहे हैं, जीतते रहे हैं क्योंकि चुनाव आना है, जाना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो संसद भवन में जो बयान दिया गया था 13 दिन की जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने एक बयान को उसको मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सत्ता तो आएगी जाएगी लेकिन देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए आपको और हमको सबको एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। यही काम करने की जरूरत है। विपक्ष जितना ज्यादा आक्रामक या सत्ता पक्ष एक दूसरे पर जितना आरोप लगा रहे हैं अगर इतना डेवलपमेंट के सेक्टर में, अगर गरीबी उन्मूलन के सेक्टर में, अगर अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में अगर सब लोग अगर मिलके काम करते तो ज्यादा बेहतर होता और मिलके काम करने की जरूरत है। लोकतंत्र का कि संदेश भी यही है, उसका आलोक भी यही है कि आप मिलजुल के काम करिए। दोनों को, विपक्ष को भी शैडो गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इसलिए ये जो संदेश है, जो अभी तक का संदेश आ रहा है, ये बहुत आज का जो संदेश है। बिल्कुल देखिए, जनादेश का जो भी संदेश हो उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्वीकारना भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। ज्योत सिंह जी, इस पर एक रिएक्शन आपका चाहती हूँ, उसके बाद महेंद्र जी का रुख करूंगी। क्योंकि देखिए, आप लोग ये समझ रहे थे काशी में मुकाबला एक तरफा है, आप लोग ये कह रहे थे कि हमें बस जीत का मार्जिन बढ़ाना है, लेकिन शुरुआती तौर पर ही सही अजय राय आगे निकल रहे हैं। क्या रिएक्शन देंगे इस पर? खेज खबर जो आपके चैनल पर आ रही है कि प्रधानमंत्री जी बनारस में कांग्रेस प्रत्याशी से पीछे, इससे एक बात तो साफ हुई कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए थे कि साहब 150 डीएम से बात करके उनको जो है कि प्रभावित करने का प्रयास किया, वो खबर झूठ साबित हो गई। इस तरह से विपक्ष और जिस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिख करके इकट्ठा होने की बात कर रहे थे, तो उनके षड्यंत्र का ये पर्दाफाश हो गया कि वो सत्ता पक्ष पर गलत आरोप लगा करके देश की जनता को चुनावी हार के डर से गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। अगर किसी किस्म का कोई गड़बड़ी होती तो फिर जो खबर आप सुना रहे हैं वो खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमारे दोनों मित्र कह रहे हैं कि साहब चुनावी रुझान का जो असली पता 2-2:30 बजे के बाद चलेगा, तो आप इस बात का विश्वास रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस की अपनी सीट पर पिछले बार की तुलना में इस बार और अधिक मतों से जीत हासिल करेंगे। ये अभी पहले चरण की गिनती भी नहीं हुई, अभी तो ईवीएम मशीन खुलनी है, उसकी गिनती शुरू होनी है, उसके बाद अंतिम आंकड़े आएंगे। लेकिन शुरुआती रुझान जिस तरह के आ रहे हैं, तो ये तो मुश्किल से 1-2% वोट जो पोस्टल बैलेट का है, कर्मचारियों का है, विकलांग उसका बुजुर्गों का है, वो उस वोट की गिनती हो रही है।
जब मशीन खुलेगी उसके बाद जो रुझान आएंगे तो उसके बाद सही स्थिति पता चलेगी कि हमने जो अपने लिए 400 का आंकड़ा तय किया था हम उसके कितने नजदीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो तब इस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात तय है कि देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को सत्ता सौंपने का जो फैसला लिया है वो फैसला अपनी जगह पर परिणाम के रूप में आने वाला। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार ये शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता, जो तस्वीर है वो अभी क्लियर नहीं हो पाएगी। आपके पास आऊंगी डॉक्टर महेंद्र जी, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया कि लगातार तस्वीरें सामने आ रही है करनाल से, जहां पर मनोहर लाल पीछे चल रहे हैं, और ऐसे में अब वाराणसी से भी एक खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं और जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। आपका क्या कुछ रिएक्शन रहेगा इसके ऊपर? देखिए, ये चर्चा कुछ दिन से चल रही थी, खासकर मतदान के दौरान, और जब ये एग्जिट पोल आए तो कई लोग बहुत ज्यादा इसमें आश्चर्यचकित हुए कि एग्जिट पोल एक तरफा एनडीए की जीत दिखा रहा था, जबकि फील्ड में आपने देखा, खासकर उत्तराखंड की भी अगर मैं बात करूं तो फील्ड में कुछ सीटें ऐसी थी कि जहां पे जो विपक्ष के जो उम्मीदवार थे, चाहे वो पौड़ी सीट से गणेश गोदियाल जी हो या टिहरी सीट से जो है बॉबी पवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हो, जिनका जनता में बहुत अच्छा खासा जो है एक जन समर्थन जिनको मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी जब एग्जिट पोल आए तो उसमें एक तरफा ये दिखाया गया कि पूरी 5 की 5 सीटें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो अभी तक के जो नतीजे आए हैं, हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन इन नतीजों से एक चीज तो स्पष्ट है कि एग्जिट पोल हो सकता है कि 2 बजे के बाद बहुत ज्यादा गलत साबित इस बार होने वाले हैं, और मैं ये मानता हूं कि हो सकता है प्रधानमंत्री के रूप में जो है नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से मौका मिल जाए, लेकिन जो एक तरफा जीत जो लग रही थी और जैसा नारा भी दिया गया था, वो अब जो है थोड़ा मुश्किल मेरे को लग रहा है कि 400 पार जितनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं, उतनी आसानी से तो 400 पार नहीं होने वाला है। मुकाबला बहुत अच्छा रहेगा, और अगर विपक्ष के हिसाब से भी देखा जाए, और जैसा भी अजय जी की और वाराणसी सीट की बात हुई, तो देखिए वाराणसी सीट में जो लड़ाई थी वो सीधे सीधे ऐसी थी जैसे एक खरगोश और कछुए की जो हम लोग रेस की कहानी सुनते हैं, तो वहां पे ऐसा मुकाबला है। उसमें अगर शुरुआती रुझान में ही सही अगर कछुआ आगे निकल रहा है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है वो पोस्टल बैलेट में कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए सही पीछे हुए हैं। तो ये भी एक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो नजर आया है इन अभी तक के रुझानों में। और बाकी जहां तक मेरे को लगता है कि जो मुकाबला है अब धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपकी टैली भी देख रहा हूं, तो इंडिया गठबंधन और नजदीक आता जा रहा है और अंतर बहुत कम होता जा रहा है। तो देखिए आगे आगे देखते हैं होता है क्या, लेकिन अभी तक मजा आ रहा है कि मुकाबला। और देखिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रुझानों में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं समाजवादी पार्टी 32 सीटों पर आ गई है। बड़ी खबर आपको दे रही है इलेक्शन से जुड़ी हुई, यूपी में बीजेपी 25 सीटों पर आ गई है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी की बात करें तो 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात करें तो 4 सीटों पर आगे है। ये शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए शुरुआती रुझानों के बाद दोपहर तक ये जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 32 सीटों पर आगे है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी 25 सीटों पर आ गई है, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी से। साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 4 सीटों पर आ गई है। ये शुरुआती रुझान आपको बता रही हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य माना जाता है, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में अहम योगदान रहता है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी की 32 सीटें पर वो आगे चल रही है। इसके साथ ही बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। बिल्कुल, देखिए इस बीच जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है वो बड़ा संकेत कर रही है कि किस तरीके से कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर फिलहाल मिलती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। हमारे साथ मंजू त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। मंजू जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, बिल्कुल 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 जी। मंजू जी, देखिए शुरुआती तौर पर ही सही, लेकिन थोड़ी सी राहत, खुशी भरी खबर आप लोग के लिए भी है। क्या कहेंगे, आज नतीजों का दिन है?
बिल्कुल, अभी नाउ इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन जो है कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और इस बार मैंने जैसे कि हर चैनल के माध्यम से हमेशा कहती आ रही हूँ कि नेक टू नेक फाइटिंग होगी। जो है एक तरफा रिजल्ट नहीं आएगा। जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसी योजना से जनता जो है त्रस्त है। तो इसलिए जो है आप देखिए आगे क्या होता है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेट द रिजल्ट कम। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि काफी आगे चल रही है एसपी, आगे चली इंडिया गठबंधन को अच्छा रिजल्ट साबित कर रहे हैं। हर जगह जो है कुछ ना कुछ जो है, लेकिन बीजेपी जो देखिए आप अभी बनारस में ही देखिए, चाहे आप कछुआ कहिए चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन काम करने वाले लोगों को जो है मोदी जी से लोग त्रस्त आ चुके हैं। इसलिए आप देख ही रहे आगे तो रिजल्ट बताएगा, जब तक स्थिति क्लियर होगी तो देखते हैं। बिल्कुल, देखिए जो नतीजे हैं वो तो शाम को घोषित कर ही दिए जाएंगे और लगातार शुरुआती रुझान भी हम बता रहे हैं। जोत सिंह बिष्ट आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए शुरुआती रुझान में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश एक अहम रोल रखता है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब शुरुआती रुझानों में सामने आ रहा है कि बीजेपी पीछे चल रही है और समाजवादी पार्टी 32 सीटों से आगे चल रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आपने जो कहा अभी शुरुआत में, जब हम पोस्टल बैलेट की गिनती कर रहे हैं तो उसमें प्रधानमंत्री जी भी एक जगह पीछे हो गए, वो अपनी सीट पर, और उसके अलावा जो ओवरऑल है पूरे देश के अंदर 281 पर एनडीए आगे है, तो 223 पर इंडी गठबंधन आगे है, और अदर्स में 21 है। तो ये कुल मिलाकर के जो पहला लक्ष्य होता है किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी गठबंधन का, कि देश के अंदर सरकार किसकी बनेगी, हम उस लक्ष्य के नजदीक हैं अपने विरोधी पार्टियों से। पहली बात है। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश के जो अभी रुझान आपको दिखाई दे रहे हैं, अगले 1 से 2 घंटे में रुझान बदलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो सीटें हमने हासिल की उस सारे लक्ष्य को पुनः वापस हासिल करके उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आएगी। उत्तराखंड की 5 सीटों पर हम स्वीप करेंगे, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाएगी। उत्तर प्रदेश में जो 4 सीटों पर आप कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे हैं, आपको उत्तर प्रदेश के 400 पोस्टल बैलेट ही सही है, पोस्टल बैलेट ही सही है, उसी से पूरे देश का चुनाव का फैसला हो जाएगा मंजू बहन। उसी से पूरे देश के चुनाव का फैसला हो जाने वाला है क्या पोस्टल बैलेट से? जो जनता ने 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, उस 64 करोड़ के मतदान का फैसला जब आएगा तो आपको सारी चीज साफ दिखाई देगी। अभी शुरुआती रुझान से आप जो सोच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, खुश हो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो असली फैसला है ये तय है कि एनडीए की सरकार बनने के साथ साथ जो पिछली बार का आंकड़ा था हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, हम 400 के आसपास रहेंगे। ठीक है, चलिए, ये विश्वास आप इतना दिखा रहे हैं और लगातार अभी भी 400 सीटों के पार का जो ये विश्वास है आपका बना हुआ है शुरुआती रुझान देखने के बाद भी। ठीक है डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, देखिए सियासत में विश्वास अपनी जगह है, दावे अपनी जगह है, लेकिन जो रुझान है, और क्योंकि आज काउंटिंग का दिन है, किस तरीके का मुकाबला ये आप देख रहे हैं और नतीजों में जो बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है वो कितनी चिंता भरी बात हो सकती है, कितनी राहत की बात हो सकती है, क्या फिलहाल आपको लग रहा है? देखिए, चिंता भरी बात तो एनडीए के लिए है ही, क्योंकि मुझे इस समय ये रुझान देख करके एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां 2 टाइप के बच्चे होते थे। एक वो बच्चे जो साल भर रेगुलर पढ़ाई करते थे और उसके बाद वो 80% 90% मार्क्स लाते थे, और कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो 1-2 रात या एग्जाम से कुछ समय पहले पढ़ करके और 60% के आसपास मार्क्स लाते थे। तो मुझे लगता था कि या ये लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते थे अगर ये रेगुलर पढ़ाई करते। वही इस समय स्थिति नतीजों की दिख रही है, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जिस हिसाब से एनडीए या खासकर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के लिए तैयारी रहती है, उसके मुकाबले अगर इंडिया गठबंधन को देखा जाए और ये अगर रिजल्ट देखे जाए तो ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे हैं। और अगर इनमें से देखिए अगर 20-25% का फ्लक्चुएशन भी आता है और उसके बाद लगभग ये नतीजे रहते हैं, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए एक हिसाब से बहुत उत्साहजनक परिणाम होंगे। और सत्ता तो देखिए एक ही उसकी आनी है, या तो एनडीए की आएगी या इंडिया की आएगी, लेकिन अगर मजबूत विपक्ष भी बनता है
तो ये भी हमारे लिए, क्योंकि पिछले 2 उसमें हमने देखा कि विपक्ष जो है मजबूत नहीं था, और विपक्ष क्योंकि हमेशा जनता का रिप्रेजेंटेशन होता है, और वो अगर संसद में, पार्लियामेंट में कमजोर होता है तो जनता कमजोर होती है। तो अगर ये रुझान भी रहते हैं और सत्ता अगर जो है भारतीय जनता पार्टी की भी आती है, तो एक मजबूत जनतंत्र के लिए या जनता के लिए बहुत उत्साहजनक होगा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से जो है पार्लियामेंट में विपक्ष का रिप्रेजेंटेशन करे, और ये हमारे लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक बहुत शुभ संकेत है अगर ये अंतर भी रहता है। हालांकि अभी कुछ समय में और क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक विश्लेषक जिनकी ग्राउंड पर बहुत अच्छी पकड़ है, मेरी जब उनसे बात होती थी तो उनका कहना यही था कि इस समय का मतदाता साइलेंट मतदाता है, बहुत स्पष्ट अपने आप को नहीं उभार करके सामने ला रहा है, और साइलेंट मतदाता हमेशा एक किलर का काम करता है। बिल्कुल। मैं आपसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2004 की बात, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे और बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री थे, और उस समय इंडिया शाइनिंग का नारा चला कि हम लोग जो है इंडिया शाइनिंग कर रहा है, और एनडीए जो है बहुत दोबारा से जो है सरकार में आएगी, देश की जनता बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन उस समय भी वोटर साइलेंट था, और ये पता नहीं चल रहा था कि किस किस बात से नाराज है, लेकिन बिल्कुल सत्ता परिवर्तन हो गया, और उस समय जो है जो इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, वो हार गया था। तो कुछ ऐसे संकेत भी मुझे अभी शुरुआती रुझानों में लग रहे हैं कि कहीं वो पुनरावृत्ति ना हो जाए। बिल्कुल महेंद्र सिंह जी, क्योंकि देखिए सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, सभी अपनी अपनी ओर पर पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आए। 7 फेज का ये चुनाव हुआ। गणेश पाठक जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए सभी ने अपने अपने दावे किए, सभी ये जो पूरा चुनाव हुआ है लोकसभा 2024 का चुनाव, इसमें सभी ने नारे दिए, इसके साथ ही बयानबाजी भी लगातार की गई। इस पूरी पॉलिटिक्स से, इस चुनाव को लेकर जो पूरी पॉलिटिक्स हुई है उसको लेकर क्या कुछ समझते हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं गणेश पाठक जी? तो चलिए इनसे संपर्क करेंगे कुछ ही देर में। हमारे साथ मंजू त्रिपाठी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि देखिए लगातार अगर कांग्रेस की बात की जाए, अगर उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस 4 सीटों से आगे चल रही है, तो वहीं कई और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की ठीक ठाक स्थिति अभी देखने को मिल सकती है। शुरुआती रुझानों की बात करें, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? मिल सकती नहीं, मिलेगी। जो देखिए अभी तो शुरुआती रुझान आए हैं, नेता हैं जिन्होंने अपने पैरों के छाले की परवाह नहीं की, नफरत की जगह मोहब्बत की दुकान खोली, न्याय यात्रा निकाली, तो जनता अब जागरूक हो रही है। इनकी जो नियत और नीति से त्रस्त आ चुकी है। ठीक है, जैसा भी होगा, लेकिन बहुत ही बेटर रिजल्ट आएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इंडिया गठबंधन जो है बिल्कुल अच्छा, हर जगह देखिए आप, उत्तर प्रदेश जहां पर कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, वहां 32 सीटों पर आगे चल रही है। अभी तो आप देखिए, अब ये सब सारी स्थिति क्लियर होगी जब पूरा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जितनी मेहनत की गई है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिन रात पैदल यात्रा की, कोई हवाई जहाज की यात्रा नहीं की है, कोई अपने लिए हवाई जहाज नहीं बनाया है उन्होंने पैदल यात्रा की है, न्याय की यात्रा की, न्याय यात्रा की है, मोहब्बत की दुकान, जन जन के नेता बने हैं, वो जन जन के बीच में गए हैं, और उन्होंने ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा दिया है। तो कहीं ना कहीं यूथ जो है समझता है, देश के लोग समझते हैं, जुमलेबाजी से लोग त्रस्त हो चुके हैं, बेरोजगारी से, मैं बार बार कह रही हूँ, महिलाएं परेशान है, यूथ परेशान है, तो बताइए खुश कौन है? कुछ पूंजीपति मित्र ही खुश हैं। तो उन्होंने, राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि मैं 20 लोगों को अरबपति नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से लगातार मुकाबला तो खास है ही। जोत सिंह जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मंजू जी भी जिक्र कर रही हैं कि लगातार वो बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी उम्मीद है, उन्होंने मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया, न्याय यात्रा का जिक्र किया, तो देखिए कोशिश तो की गई है, लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप लोग रख रहे हैं उतना ज्यादा क्लीन स्वीप की स्थिति रहेगी? क्योंकि जो शुरुआती रुझान है और जो आंकड़े हम लोग देख रहे हैं, कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं डॉक्टर महेंद्र जी की बात से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में होने पर या विपक्ष में होने पर, दोनों स्थिति में, अगर सरकार में होती है तो जनता के जो काम सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए उनको करने के साथ उन पार्टी का जो संगठन है वो
संगठन के माध्यम से जनता के बीच में लगातार रह करके सरकार के कामों की, सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में पहुंचाने के साथ अपने चुनावी तैयारी में लगे रहते हैं। तो दूसरी तरफ जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसका आपस में कुनबा जिस तरह से बनता और बिखरता है और जिस तरह से उनमें आपस में बयानबाजी होती है, तो वो अपने आप में एक साफ संकेत है कि वो देश की सत्ता चलाने के लिए नहीं बल्कि अपने को स्थापित करने के लिए सारी रणनीति बनाते हैं। ये तो जनता का उनको आशीर्वाद है कि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो जनता का आशीर्वाद है, उनका अपना प्रयास कुछ नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रधानमंत्री जी की उम्र 73 साल है, वो 206 रैलियां करते हैं, 23 से ज्यादा रोड शो करते हैं, 82 साक्षात्कार देते हैं। उसकी तुलना में जो राहुल गांधी अपने को इंडी गठबंधन का नेता मानते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, वो केवल 100 जनसभा पर अटक जाते हैं। तो उससे जो कर्मशीलता का सवाल है, देश की जनता वोट देने के लिए किसी पार्टी को नहीं चुनती बल्कि सबसे पहले देखती है कि किस तरफ कौन लीडर खड़ा है, उस लीडर के हिसाब से अपने वोट का फैसला करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देश में और प्रदेश में अपने को एक जिम्मेदार लीडर, एक सशक्त लीडर बन करके दिखाया है। उसका परिणाम है कि उत्तराखंड में हम 5 सीट पर जीत हासिल करने जा रहे हैं और देश में हम तीसरी बार भाजपा की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो शाम होते होते ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन जीत हासिल करता है। डॉक्टर महेंद्र जी, क्योंकि देखिए लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे करती हुई यहाँ पर नजर आई। ये जो पूरा चुनाव हुआ, कई तरह की बयानबाजी भी यहाँ पर देखने को मिली है। मुद्दों की बात करें तो कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी आपको नजर आया इस पूरे चुनाव को देखते हुए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात इस चुनाव में रही कि विपक्ष थोड़ा बहुत जो जनता के मुद्दे थे उनको पकड़ने में, उनको भुनाने में कामयाब रहा। और जो ऐसा लग रहा था चुनाव कि शायद राम मंदिर पे ये चुनाव लड़ा जाएगा या धारा 370 पे लड़ा जाएगा, तो विपक्ष ने जनता की जो नब्ज थी उसको पकड़ने में थोड़ा बहुत कामयाबी हासिल की। और बेरोजगारी, खासकर उत्तराखंड में मैं कहूँ, और उदाहरण दो अगर पौड़ी सीट का, तो वहां पे जो कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी थे उन्होंने अग्निवीर योजना को बहुत मजबूती से उठाया, क्योंकि उससे कुल लोग जनता खुश नहीं थी। साथ ही साथ में वहां पे जो अंकिता भंडारी प्रकरण हुआ था उसमें और जोशीमठ वाला जो मुद्दा था उसमें वो जनता के बीच में अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे। तो जहां एक तरफ लग रहा था पहले कि केवल जय श्री राम और राम मंदिर, धारा 370, हिंदुत्व के मुद्दे पर ये चुनाव अटक जाएगा और विपक्ष इसमें फंस जाएगा, लेकिन धरती पर ये देखा गया, चुनाव के टाइम पे ये देखा गया कि मुद्दे, बेरोजगारी भी एक मुद्दा बना, आपका अग्निवीर वाला भी मुद्दा बना, और ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे विपक्ष ने उठाए कि जहां राम मंदिर का मुद्दा या धारा 370 का मुद्दा या हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो जनता के बीच में उतना फ्रूटिफाई नहीं हो पाया। और कम से कम देखिए, परिणाम कुछ भी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि नतीजा कुछ भी आए वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है अभी, लेकिन जो मुद्दों की जहां तक बात है तो विपक्ष कुछ हद तक कामयाब रहा मुद्दे उठाने में और थोड़ा घेराबंदी करने में एनडीए की या भारतीय जनता पार्टी की, कि वो राम मंदिर का मुद्दा, 370 के मुद्दे को उतना वो नहीं कर पाए, उतना चुनाव में पॉपुलराइज नहीं कर पाए जितना उम्मीद थी और जितना लोगों को आशंका थी कि वो मुद्दा कहीं बहुत ज्यादा हावी ना हो जाए। तो ये विपक्ष की मैं जीत कहूंगा। और जिस प्रकार से रुझान है, मैं अभी भी ये मानता हूं कि सत्ता हो सकता है एनडीए की बन जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार बने, लेकिन अगर ये रुझान लास्ट तक बरकरार रहते हैं तो विपक्ष की भी जो है इसमें विपक्ष भी बधाई का पात्र है। और बहुत कम तैयारी के साथ अगर वो ये परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसके लिए आगे के लिए सबक भी है कि अगर मजबूती से पूरी प्लानिंग के साथ वो फुल टाइम जो है ये तैयारी करता है और जनता का रिप्रेजेंटेशन, जनता के मुद्दे बार बार उठाता है, तो आगे के लिए उसके लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि आगे केंद्र के साथ साथ कई राज्यों के चुनाव होने हैं, तो वहां के लिए भी विपक्ष के लिए ये सबक बन जाएगा अगर परफॉर्मेंस यही रहती है जो रुझान आ रहे हैं।
बिल्कुल, वाकई देखिए रुझान काफी कुछ संकेत कर रहे हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कि काफी संदेश भी दे रहे हैं। तो अभी एकदम अपडेटेड आंकड़ों का जिक्र करूं तो 293 पर एनडीए है और इसी के साथ 214 पर इंडिया गठबंधन है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं महेंद्र जी एक बार फिर से आप ही से सवाल है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो पार हो रहा है, आंकड़े को छूते हुए लगभग नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ क्योंकि ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि हमारे रिश्ते जो है सभी दलों के साथ बहुत अच्छे हैं, ये क्या संकेत देता है, ये कितनी मजबूती रखता है इस लोकतंत्र में? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कई बार सरकार बनाने के लिए किस तरीके से जुगत जो है लगाई जाती है, ऐसे में इसका क्या संकेत? लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के रुझानों में बीजेपी पिछड़ी है, ये बड़ी खबर है और बीजेपी के लिए झटका भी। इंडिया गठबंधन 42 सीटों पर आगे चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश से ये तस्वीर है, बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है, ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए एक और अच्छा संकेत मिल रहा है। तो वाराणसी से 1200 वोटों से अजय राय आगे चल रहे हैं, हालांकि मार्जिन कम है, लेकिन अजय राय फिलहाल आगे चल रहे हैं नरेंद्र मोदी से। तो उत्तर प्रदेश के रुझानों में बीजेपी पिछड़ी है, तो बीजेपी के लिए ये चिंताजनक स्थिति। इंडिया गठबंधन 42 सीटों पर आगे, राहत की बात उनके लिए, और इसी के साथ बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी तस्वीर रुझानों के हिसाब से सामने आई है। बिल्कुल, ठीक है, तो चलिए देखिए बड़े संकेत मिल रहे हैं और ये संकेत बहुत कुछ इशारा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है। जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो फिलहाल हम आपको बयां कर रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। वाराणसी जो कि वीवीआईपी सीट है, 1200 वोटों से अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है, ये बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन 42 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है लगातार। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपको रूबरू करा देती हूँ। सुरेंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। देखिए जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, बहुमत का आंकड़ा तो आप लोग छू रहे हैं, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि कांग्रेस कई सीटों पर लीड लेती हुई नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में खासतौर से। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने जैसा भी बनारस की भी बात की और उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं जी, ये अभी आप ये बैलेट वाली जो जहाँ जहाँ बैलेट पेपर अभी खुल रहा होगा या खुला होगा, उस हिसाब से जो है कहीं आगे आगे पीछे हो रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है खास करके उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने विकास करने का काम किया है जी, वहाँ के लोगों के साथ जुड़ने का काम किया है, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक लगाव रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब जैसे जैसे ये रुझान आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये स्थितियाँ मतलब क्लियर होता जाएगा, आप देखेंगे कि ये सारी जो है जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 1 तारीख को जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया था, उसको कन्वर्ट उसमें होता जाएगा। मुझे कहीं से किसी प्रकार से खास करके उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर कोई शक नहीं है, पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को जो है भरोसा जताया है, और वो आपको आने वाला कुछ ही घंटों में जो है आपको इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार ये तो शुरुआती रुझान, और ऐसे में उत्तर प्रदेश से भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो शुरुआती रुझान है वो बता रहे हैं। आपके पास आना चाहूंगी, मंजू त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी सीट है काफी हॉट सीट मानी जा रही थी। ऐसे में जो कांग्रेस की उम्मीदवार अजय राय जो है वो 1200 वोटों से आगे चल रही हैं, कितनी राहत की खबर मानी जा सकती है? देखिए ये जो है, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है काम करती है,
और उसने जो है जो मुद्दे थे उसके साथ हमने काम किया। अब आगे पीछे तो लगा रहेगा, पूरा रिजल्ट है, लेकिन ये है कि हमें जनता का प्यार मिल रहा है। ये देख कर खुशी हो रही है कि हमने जनता के लिए, हमारे नेता, मैं बार बार कह रही हूँ, राहुल गांधी जी ने जो है पद यात्रा की, लोगों के बीच में गए और उत्तर प्रदेश के लोगों को जुमलेबाजी अब समझ आ गई। यूथ बेकार है, परेशान है, महंगाई से त्रस्त है। अग्निवीर जैसी योजना, जो कि पेंशन आप खा गए उनकी, तो पेंशन आती थी तो पूरा का पूरा परिवार का भरण पोषण होता था, आपने वो भी खत्म कर दिया। तो जनता को क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, ये जनता ने समझ लिया। तो इस तरह से यही नहीं, अभी कांग्रेस बहुत आगे चलेगी, आप देखते जाइए, रुझान आने दीजिए। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा जी, देखिए तस्वीरें बहुत कुछ संकेत कर रही हैं। किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को इतना भरोसा है, किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी खुद पर इतना एतबार कर रही है, वो हमने आपको भी सुनवाया। लेकिन उत्तर प्रदेश, क्योंकि कहते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में एनडीए पीछे चल रहा है, लगातार जो विपक्ष है वो आगे चल रहा है, ये कितनी ज्यादा चिंताजनक बात है? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और इसलिए भी कि सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की वो उत्तर प्रदेश से आती है। और पिछले जो 2 चुनाव हैं उनमें एक तरफा उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास जताया है। लेकिन इस बार जो ग्राउंड से भी रिपोर्ट आ रही थी उसमें बहुत सारी जगह ऐसी थी, बहुत सारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ऐसे थे जहां पे जो जनता है वो सरकार से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। और खास करके कुछ मुद्दे ऐसे थे कि जिनमें बहुत जनता, खासकर जो बेरोजगार, लाठीचार्ज वहां पे बेरोजगारों पर हुआ, उससे जो युवा था वो बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहा था उत्तर प्रदेश सरकार से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे जातीय समीकरण बहुत ज्यादा काम करते हैं और ये एक ऐसा चौंकाने वाला राज्य होता है। यहाँ का जनादेश कई बार बहुत ज्यादा चौंकाने वाला होता है। जैसे 2014 से पहले का आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में तीसरे पायदान पे भी नहीं थी, चौथे पायदान पर उनका वहां पे वोट शेयर था। पिछले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए लगातार कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में अभी भी हलचल मची हुई है और शुरुआती तौर पर भी जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब रुझान कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कितना भरोसा इस पर रहता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। महेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो 2014 से पहले जहां भारतीय जनता पार्टी चौथे पायदान की पार्टी थी, वो अचानक 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता उनको नंबर 1 पार्टी बना देती है और बहुत ज्यादा मार्जिन से जो है यूपी से जो है वो सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के जिताती है। तो उत्तर प्रदेश की, मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट का काम करती है और कई बार वहां पे अंडर करंट जो चल रहा होता है उसका अंदाजा बड़े बड़े पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट हैं वो भी नहीं लगा पाते हैं। अभी तक जो रुझान आया है, और खासकर मैं वाराणसी को कोट करना चाहूंगा कि पिछली बार भी अजय राय जी ही वहां से प्रत्याशी थे और इसी तरीके से हम जब शुरुआती रुझानों की बात कर रहे थे तो एक बार भी वो आगे नहीं है। कोई भी ऐसा चरण नहीं था, चाहे वो पोस्टल बैलेट का चरण हो, चाहे वो बाद में अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं मतदान के, उसमें वो आगे निकले हो। हर बार पीछे रहे, प्रधानमंत्री जी लगातार आगे रहे। तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी ये क्लेम भारतीय जनता पार्टी करते हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे लोकप्रिय पॉलिटिकल लीडर है, ऐसे में कुछ क्षण के लिए ही सही, कुछ समय के लिए ही उनका पीछे होना, ये भी अपने आप में जो है सोचने वाली बात है कि कुछ लोग तो उनसे नाराज हैं। वो ऐसा नहीं है कि सब लोग उनसे खुश हैं या सब लोग जो है उनका समर्थन करते हैं। तो अगर वो 1200 वोट से पीछे हो रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ तो है कि जो अंदर खाने चल रहा है। और जैसे आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे सभी राजनीतिक दलों से हमारी अच्छे संबंध है, हमारी अच्छी मित्रता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो इंटेलिजेंस का जो इनपुट आता है सरकार को, वहां ऐसा लग रहा हो कि कहीं मामला 273 के आसपास फंस न जाए, तो इसलिए उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि हमारे जो है सभी दलों से बहुत अच्छे संबंध हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अन्य दलों को साथ लेकर सरकार बनाई जा सके। चलिए, आप सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि देखिए लगातार आपको महा कवरेज दे रहे हैं और हर एक जो जानकारी है वो आप तक साझा कर रहे हैं, लगातार ये जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद।